हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे करते हुए हम डेली एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन। एक भी वर्ड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो जो बच्चे साथ साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द आए हैं चैप्टर के अंदर ही। एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो शब्द है वो आपके बुक में भी लिखा हुआ है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। दूसरा जो है फ्लावरिंग प्लांट, तो इससे पीछे वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि आर.एच. विटेकर ने 5 अलग अलग के किंगडम में क्लासीफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसी में से एक जो किंगडम है उसका नाम है प्लांट किंगडम। तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो उसके अंदर 5 अलग अलग हमने क्लासेस पढ़ी हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है एल्गी के बारे में, आपने पढ़ा है ब्रायोफाइट, आपने पढ़ा है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यही पूरा चैप्टर रहेगा। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं कि एक लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहला है वाइड रेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। जो हायर प्लांट्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि उससे हमें फैसिनेट होते हैं बार बार। इतने ज़्यादा वाइड स्ट्रक्चर हैं, डाइवर्सिटी है कि हमें अचंभित कर देते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। चाहे बाहर से देखने में हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन सभी जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी बाहर से अलग है, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर सभी के अंदर कॉमन चीज़ें जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट देखने को मिलते हैं। आगे आपके इसी चैप्टर में लिखा हुआ है फ्लावर और फ्रूट हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है प्रेजेंट ना हो। दे मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। अब देखिए आगे, इन चैप्टर 2 एंड 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है मॉर्फोलॉजी के आधार पर और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर भी, ये हम देख चुके हैं। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें किसी भी हायर प्लांट को यदि क्लासिफाई करना है, यदि उसको अच्छे से समझना है, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पर हम प्लांट की ही बात ना करें, किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासिफाई करना है तो उस ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हुई कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म और कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से क्लासिफाई कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई प्लांट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्लांट के अलग अलग पार्ट में वेरिएशन देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें रूट की, तो बेटा रूट का मेन काम आपको पता है वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करना है। लेकिन अगर रूट के स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ जाए, रूट अगर फूड स्टोर करने लग जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे कि भाई फूड स्टोर भी हो रहा है रूट में, तो ये इसकी वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों होती है? तो बेटा ध्यान रखना है, जैसा प्लांट जिस हैबिटेट में रहेगा उस हैबिटेट में वो अपने आप को अडप्ट करता है। तो अडप्टेशन एक वर्ड बार बार आएगा। अडप्टेशन का सिंपल मतलब होता है अपने आप को अपने माहौल के अनुसार ढाल लेना, अपने आसपास के कंडीशन के अनुसार खुद को ढाल लेना एडेप्टेशन होता है। तो जैसा उसका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उसने अपने आप को अडप्ट कर लिया और अपने आप में वेरिएशन ले आया है। एग्जांपल देखिए, अडप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट। अगर बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा पानी वाला एनवायरनमेंट है, उस केस में अलग अलग अडप्टेशन देखने को मिलती हैं। अडप्टेशन हो सकती है प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि किसी पेड़ के ऊपर आपको स्पाइंस यानी कांटे देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक अडप्टेशन है। या उस प्लांट की जो है क्लाइंबिंग के लिए आपको अलग अलग टाइप से टेंड्रिल देखने को मिलते हैं, वो भी एक अडप्टेशन है। या फूड को स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर है कि भी आपको अलग अलग वेरिएशन के बारे में पता हो जो प्लांट में देखने को मिलती हैं। ये वेरिएशन अडप्टेशन के कारण हो रही हैं। अडप्टेशन अलग अलग हैबिटेट से हो सकता है, अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है, अपनी
जो प्लांट है वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कर सकता है, क्लाइंबिंग के लिए या फिर फूड को स्टोर करने के लिए आपको अडेप्टेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण वेरिएशन देखने को मिलती है। इसने कहा कि इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, किसी भी वीड को अगर आप निकालते हैं, किसी भी प्लांट को अगर निकालते हैं, सिंपल सा है, उस प्लांट में आपको रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलती है। हो सकता है उसके पास फ्लावर और फ्रूट भी हो। फ्लावर और फ्रूट को बेटा हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और रूट, स्टेम और लीफ को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आगे है, जो प्लांट का पार्ट ज़मीन से नीचे है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, उसको आप रूट सिस्टम कहते हैं। एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर का एरिया को आप शूट सिस्टम कहते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अब जो भी हमने वेजिटेटिव पार्ट के बारे में जाना कि प्लांट के अंदर रूट होता है, प्लांट के अंदर लीफ होती है, स्टेम होता है, एक एक पार्ट को आज इस धीरे धीरे इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी खास बातें हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट को। तो बेटा जैसे कि आपको पता होगा जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट में जब हमने 10th क्लास में एक टॉपिक आता है सीड का, सीड के अंदर दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। नीचे वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? रेडिकल। ऐसा कुछ डायग्राम 10th में है। तो इस रेडिकल की इलोंगेशन से, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, उससे बनता है प्राइमरी रूट। यानी जो ये रेडिकल है इससे जो निकलेगा रूट का हिस्सा वो आपकी प्राइमरी रूट रहेगी। अब इस जो है प्राइमरी रूट के साइड में जो ऐसे ब्रांचिंग निकलेंगी वो सेकेंडरी रूट है। और सेकेंडरी रूट से आगे जो आगे आपको ब्रांचिंग निकलेंगी वो टर्शरी रूट। वही बातें यहाँ पर लिखी हैं कि भाई डाइकोट प्लांट के अंदर डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, जिससे कि आपकी जो है प्राइमरी रूट बनती है जो कि सोइल के अंदर ग्रो होती है। प्राइमरी रूट के अंदर लेटरल रूट्स होती हैं, सेवरल ऑर्डर की हो सकती हैं। यानी अगर प्राइमरी रूट से निकल रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगी, सेकेंडरी से आगे और ब्रांचिंग हो रही है वो तो टर्शरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं डाइकोट प्लांट की, यानी दो कोटलीडन वाले सीड की। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो भी आपकी प्राइमरी रूट है और इसकी ब्रांचेज हैं, इनको सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम याद रखना है बेटा, केवल और केवल डाइकोट में ही देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल मस्टर्ड दिखाया हुआ है साइड, जो आपका साइड में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपके मस्टर्ड प्लांट का है। मस्टर्ड प्लांट में जो नीचे लिखा हुआ है टैप रूट सिस्टम, तो ये रूट सिस्टम है। इसमें सबसे पहले ये वाली प्राइमरी रूट है, यहाँ से जो निकली ये सेकेंडरी रूट है, यहाँ से जो आगे निकलेगी वो टर्शरी रूट है। तो ऐसा कुछ आपको केवल मस्टर्ड में देखने को मिलता है। मस्टर्ड में याद रखना है बेटा कौन सा रूट सिस्टम है? टैप रूट सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करें मोनोकोट के अंदर, साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भी मोनोकोट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राइमरी रूट के बजाय वहाँ पर जो स्टेम का बेस होता है वहाँ से बहुत सारी रूट्स ओरिजिनेट हो जाती हैं, जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो बेटा इसको आपको ध्यान रखना है। फाइब्रस रूट क्या होती हैं और टैप रूट क्या होती हैं? टैप रूट पाई जाती है डाइकोट में, और फाइब्रस रूट जो है पाई जाती है वो मोनोकोट के अंदर, जैसे कि ग्रासेस हैं, जैसे कि आपका कॉर्न है, ये सब मोनोकोट के एग्जांपल। मोनोकोट में आपको क्या ध्यान रखना है? प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, जो कि रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, जो कि बेस के, जो स्टेम का बेस है वहाँ से निकलती है फाइब्रस रूट। अब देखिए, जैसे कि इसने कहा वीट के अंदर फाइब्रस रूट देखने को मिलते हैं। वीट के अलावा आपका जो कॉमन एग्जांपल मैरीगोल्ड, गेंदे का जो पौधा होता है उसके रूट को देखिए आप। इसके अलावा जो तीसरे टाइप के रूट जो होते हैं उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल हैं ग्रासेस, मोन्स्टेरा और बेनियन ट्री, जिसके अंदर रूट जो है, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। यानी रेडिकल को छोड़ करके किसी दूसरे पार्ट से अगर रूट निकल रही है तो उसको आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं आप। डायग्राम देखिए ये वाला, यहाँ पर बेटा आपको दिख रहा है कि एक स्टेम है और स्टेम के ऊपर आपको रूट दिख रही हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। अब बेटा लास्ट में आपको रूट के फंक्शन बताए गए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन सभी को पता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। दूसरा है प्रोवाइड प्रॉपर एनकोरेज
टू द प्लांट पार्ट। एनकोरेज का मतलब सपोर्ट करना, अटैच करवाना, इसको मिट्टी के अंदर चिपका के रखता है। उसके बाद स्टोर करना है रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने के काम आ सकता है, जो भी एक्स्ट्रा फूड है उसको, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के आपको फ्रूट देखने को मिलती हैं, कैरेट, टर्निप, इनके अंदर फूड स्टोर होता है जो कि रूट है। और लास्ट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आपको सिंथेसाइज करना है, बनाना है, तो रूट में बनेंगे। तो ये 3 काम आपको ध्यान रखने। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, प्रॉपर एनकोरेजमेंट, स्टोर करना है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करवाना है। तो ये कुछ डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। ये वाली जो रूट है इसमें आप देख सकते हैं मेन रूट बहुत लंबी है और साइड में देखने को मिल रही हैं। लेटरल रूट डाइकोट में पाई जाएगी। ये वाली रूट आपको दिखाई गई है ग्रास के अंदर या वीट के अंदर, जिसके अंदर जो मेन रूट है वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से बेस से बहुत सारी रूट निकल रही हैं। और ये जो तीसरी है ये आपकी एडवेंटिशियस रूट है। अब अगला जो पार्ट है वो काफ़ी पूछ लिया जाता है और सारा इस डायग्राम में बताया हुआ, डायग्राम का खेल है सारा। रीजन्स ऑफ रूट, अगर हम रूट को देखेंगे तो एक रूट में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम नीचे से शुरुआत करें, यानी रूट की जो टिप होती है वहाँ पर एक रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। रूट कैप साफ साफ लिखा हुआ है, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। तो जो एपेक्स यानी टॉप पर, जो रूट का टॉप है वहाँ पर रूट कैप पाई जाती है। अब रूट जो कैप होता है वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट को और अपना रास्ता बनाता है मिट्टी के अंदर से। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। रूट कैप क्या है? रूट कैप सबसे एपेक्स यानी टॉप के ऊपर होगा और यहीं से आपका रास्ता बनता है, रूट आगे बढ़ती हुई चलती है और रूट की प्रोटेक्शन करता है। अब रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप से कुछ एक ऊपर आपको पाया जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक मतलब वो सेल्स जो कि कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल्स हैं। इन सेल्स की खास बात होती है कि ये सेल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इन सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन वॉल्ड है और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रूट कैप के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो हैं जो कि कंटिन्यू डिवाइड करते हैं रिपीटेडली और इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन वॉल्ड होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। तो ये फीचर्स पता होने चाहिए। अब इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बिल्कुल पास में बेटा आपको देखने को मिलता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी जो सेल यहाँ पर बेटा डिवाइड हो रहे थे अब वो सेल एक एक करके रीजन ऑफ इलोंगेशन के अंदर रैपिड इलोंगेट होते हैं, यानी उनकी लंबाई बढ़ती है और उनका साइज बढ़ता है। और यही बेटा जो एरिया है रीजन ऑफ इलोंगेशन वो रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इस वाले एरिया में जो सेल्स है वो कंटिन्यू लंबे हो रहे हैं, जितने लंबे होंगे उतनी ही रूट की लंबाई बढ़ेगी। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन में आपका देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि डिवाइड हुए थे वो लंबे हो रहे हैं, जिससे रूट की लंबाई बढ़ रही है। अगला जो पार्ट है वो है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि अभी तक मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे बेटा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खास बात होती है कि लगातार डिवाइड करते हैं लेकिन कोई फंक्शन नहीं कर रही, जिसको आप बोलते हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है अनडिफरेंशिएटेड। अब क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के द्वारा पर्टिकुलर सेल में, यानी जब मेरिस्टेमेटिक सेल अपना डिवीजन को रोक देता है और द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट, साफ साफ लिखा हुआ बेटा आपके सामने, डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और इसी को आप रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन जो इसके पास रहेगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया सेल्स मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर होने के बाद मेन काम क्या रहेगा? अब रूट के सेल है तो क्या करेंगे? पानी को अब्जॉर्ब करेंगे। तो फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन से जो अपर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को इलोंगेट कर लेते हैं। फ्रॉम द रीजन एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसे एक सिंगल सेल है बेटा, ये याद रखना है, सिंगल एपिडर्मल सेल अपने आप को इलोंगेट कर लेता है और रूट हेयर बन जाते हैं।
रूट हेयर का मेन काम होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना मिट्टी से। तो बेटा ये था आपका सबसे पहला पार्ट। कल के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट स्टेम। डेली एक टॉपिक हम लेकर के आएंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेली आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी के सामने बैठ करके करें। कोई अगर फिर भी डाउट रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।